अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ नए इंटरव्यू के साथ डैलस में हूँ। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को डैलस में बनते हुए देखा है। शहर तो ये यकीनन बहुत पुराना है, मगर पाकिस्तानियों के लिए अभी तक इसे नया कहते हैं। ही लिविंग अराउंड हियर इन डैलस लाइक 35 ईयर, मोर देन दैट। बाकी तफसील ये खुद बताएंगे। बड़े बिजनेसमैन हैं, सर्जिकल का, मेडिसिन का, डे केयर सेंटर्स, सो मैनी थिंग्स। तो इनसे डिटेल पूछते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के हालात। ये बड़ा प्रोफेशनल यूथ पाकिस्तानियों का ही नहीं, अमेरिका के यूथ का शहर कहलाता है। और मैंने आज ही नोट किया कि बहुत एक्सपेंसिव हो गया है पहले के मुकाबले में। मैं खुद भी यहाँ 1.5-2 साल रहता रहा हूँ। ह्यूस्टन में कल गैस $2.22 की थी, यहाँ मैंने $2.99 की भी देखी है। और सिगरेट का पैकेट जो न्यूयॉर्क में $18 का है, ह्यूस्टन में 10.5 का है। या यहाँ मैंने अभी रात सिगरेट ली तो वो 11.5 की थी। तो इट्स लाइक न्यूयॉर्क यू कैन से, मगर इंटायरली डिफरेंट थिंग्स। सो मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ जनाब नदीम मलिक साहब। थैंक यू सो मच सर कि आपने टाइम दिया और बिल्कुल अचानक आपसे गुफ्तगू हुई, मगर जहन में बहुत पहले से था। तो हाउ आर यू, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप ह्यूस्टन से ट्रैवल करके आए हैं और यहाँ की कम्युनिटी को आपने दुआ बख्शा और उनको इज्जत दे रहे हैं आप, और यहाँ आप रहे भी हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। आप एक हमारे इंट्रोडक्शन से पहले तो आप खुद एक हिस्ट्री हैं, और आप लोगों ने इतना लोगों के आपने इंटरव्यू किए हुए हैं, काम है ये बेहिसाब। मैं सवाल करता हूँ पहला। जी जी। क्यों आए, क्या थॉट था? जी जी। क्या ख्वाब थे? जी जी। और क्या रीजनिंग थी? एक्चुअली ज़्यादातर जो हम अमेरिकन पाकिस्तानी यहाँ पे आए हैं, तो ज़्यादातर तो हम एक इकोनॉमिक रीज़न की वजह से ही पाकिस्तान से हमने माइग्रेट किया है। कोई ये कहे कि जी मैं वहाँ बहुत बड़ा लाड था और ये था वो था, तो वो ज़्यादातर वो उधर ही सेटल हो गए हैं जो भी सरमाएदार थे या बड़े ज़मींदार थे। तो हम लोग एक मतवसत फैमिली से लोग थे अपना, और एक काइंड ऑफ स्ट्रगल कर रहे थे, मिडिल क्लास। और शौक़ था कि पढ़ने का उस वक़्त। तो पाकिस्तान से बीकॉम मैंने किया, इस्लामाबाद में रहे ज़्यादा देर, वाले साहब सर्विस में थे। तो ऑनेस्टली एमबीए में पाकिस्तान में एडमिशन नहीं मिला, तो मुझे अमेरिका में एडमिशन मिल गया ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी में। तो 1987 में मैंने अप्लाई किया, तो 2-3 यूनिवर्सिटियों में। तो सबसे पहले ये यूनिवर्सिटी थी। एक तो यूनिवर्सिटी भी थोड़ी चीपर थी और लिविंग भी काफ़ी उधर कम है एज कम्पेयर टू न्यूयॉर्क। इन ओक्लाहोमा स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट 1986-87, you were talking about the gas, at that time the gas was 49 cents a gallon. 49 cents, exactly. In Oklahoma, So I came there and then I graduated in 1991. और वहाँ से ग्रेजुएट होके तो अपने जेब में इतने ही पैसे थे कि बड़ा शहर कौन सा है ओक्लाहोमा से जहाँ जाके गाड़ी या ऊँटनी जो है वो रुक जाए और वहाँ पे हम कोई अपना जरिया मार्च जो है वो तलाश करें। तो गाड़ी में $10 का पेट्रोल डाला और वो डैलस तक आ सकती थी ओक्लाहोमा सिटी से। तो वो डैलस आके रुक गया। यहाँ कुछ दोस्त थे, उन्होंने अपार्टमेंट लिए हुए थे पहले, उनके साथ रहना शुरू कर दिया और स्टार्ट लुकिंग फॉर द। जब आप डैलस आए जी, कितनी कम्युनिटी थी रफली? डैलस आए तो बहुत कम कम्युनिटी थी, 1 या 2 रेस्टोरेंट होते थे। अबाउट मेरे ख्याल है 3 या 4 हज़ार ज़्यादातर लोग होंगे, जबकि अब 30-35 थे। जी इतने थे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स वगैरह पहले भी यहाँ मूव हो गए थे। यहाँ टेक्नोलॉजी के लड़के ज़्यादा थे जिन्होंने IT वगैरह में किया था, और फिर फाइनेंस के, बैंक सेक्टर के, इस तरह के लोग थे, इंजीनियर्स वगैरह जो थे। कहते हैं $1000 का एकड़ मिल जाता था, अब जो मिलियन का है। बिल्कुल ऐसे ही। जहाँ से आप आए हैं प्लेनो में रात थे आप, फ्रिस्को एरिया में, तो उस वक़्त उस जगह पे कोई कह रहा था कि 2000 का यार एकड़, मेरा कज़न कह रहा था ले ले। मैं कि यार उस वक्त 2000 भी तो नहीं था। तो दैट वाज अनदर रीजन, तो हमने कहा इस जंगल में कौन है। कितनी आबादी होगी अब पाकिस्तानियों की? पाकिस्तानियों की इस वक्त कह रहे हैं कि अबाउट 30,000 है, 30-35,000 पाकिस्तानी। अच्छा। तो मुस्लिम तो होंगे 100,000। अच्छा। और जो भी 30,000 है, दे आर वेरी वेरी वाइब्रेंट पाकिस्तानी, और बिल्कुल सोसाइटी में अच्छे तरीके से अच्छा
मेल्ट हुए, जिसे मेल्टिंग पॉट कहते हैं. हाईली एजुकेटेड मोस्टली? Mostly highly educated. We Professional. have a great relationship with the local governments and local congressmen and senators, और फिर काफ़ी ज़्यादा हम सैलरी रेंज क्या होगा एवरेज पाकिस्तानियों का? देखें, अब तो ये हो गया कि दोनों ही जॉब कर रहे होते हैं, मियाँ बीवी दोनों. तो अगर एक भी 150,000 170,000 बनाए तो ऑल टुगेदर दे मेकिंग $300,000 प्लस, यू नो. उसकी वजह से घर जो है वो भी काफ़ी महंगे हुए हैं. और डैलस ऐसी जगह है कि पूरे यूएसए से लोग वजह क्या है? मुझे तो शहर वाइज अगर ईस्ट से आप आए जी जी तो कोई ब्यूटी नहीं नजर आती, या कुछ कोई हमारे पिकनिक पास की जगह नहीं है. मेहमान आते हैं तो हमें कोई जगह नहीं होती उनको कोई सैर करवाने की. व्हाट इज द रीजन दैट? इस इकोनॉमिक रीजन है कि एज कंपेयर टू अदर सिटीज स्टिल यहाँ मूव अराउंड करना अभी भी आसान है. ह्यूस्टन में मैं देखूंगा इज गोइंग क्रेजी एवरी अदर डे, यू नो. It's still cheaper. The traffic, yeah. It's cheaper because they are developing very fast on the outskirts, you know. तो आउटस्कर्ट्स जो हैं आपकी ह्यूस्टन के काफ़ी ज़्यादा अभी उधर लैंड है, उसकी वजह से मस्जिदें कितनी हैं? मस्जिदें जी इधर इस वक्त जो जिसे इस्लामिक सेंटर कहते हैं ना, फुल इस्लामिक सेंटर, वो तो 15 होंगे, लेकिन मस्जिदें अबाउट 35 to 40 हैं. ऑल अराउंड DFW जिसे हम कहते हैं, डैलस फोर्ट वर्थ का जो. तो ये इस एरिया में सोचते हैं जहाँ ये आपका ऑफिस आप रहते हैं, अरविंग, ये तो बहुत पुराना पाकिस्तानियों का हब है कहना जी, चाहिए. अरविंग बहुत पुराना है, एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है. यहाँ पे दो बहुत बड़े इस्लामिक सेंटर हैं, अरविंग इस्लामिक सेंटर और फिर वैली रैंच इस्लामिक सेंटर, जहाँ उमर सलमान और यासिर बजास और ये कितने बच्चे हिफ्स कर रहे होंगे आपके ख्याल में रफली अप्रॉक्सीमेटली? यहाँ जो वैली रैंच में है, यहाँ पे अबाउट इस वक्त 50 to 60 स्टूडेंट हैं एक ही जगह पे. और इसी तरह जो अरविंग इस्लामिक सेंटर है, और मतलब 500 से 600 हाफिज सालाना प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ से. जी बिल्कुल हो रहे हैं प्रोड्यूस. तो अमेरिका से जो मैं फिर हम कह सकते हैं सारी 50 स्टेटों में जी, जी. कोई 10 से 15 हजार बच्चा हिफ्स कर रहा है यहाँ इस वक्त. बिल्कुल हिफ्ज कर रहे हैं. ये डिफरेंस है यहाँ के हिफ्ज करने का और पाकिस्तान में जो हिफ्ज कर रहे हैं. तो क्योंकि पाकिस्तान में भी मैं एक प्रोग्राम इस तरह कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ. तो यहाँ हिफ्ज करने के साथ बच्चे जो हैं, आप जो मॉडर्न एजुकेशन जिसे कह रहे हैं, तो उसमें भी इन्वॉल्व हैं. बल्कि वो जब हिफ्ज करने के बाद अपने प्रोफेशनल स्कूल्स वगैरह में जाते हैं, मॉडर्न स्कूल्स में, हाई स्कूल में, कॉलेजेस में, तो दे पिक अप वेरी वेरी फास्ट. क्योंकि उनका होता है कि उनकी रीडिंग इतनी ज़्यादा उन्होंने की होती है, तो रीडिंग करने के बाद उसको ऑब्जर्व करना और उसको याद रखना, तो उनका वो एक सिस्टम जो है मेंटली जो है डेवलप हो जाता है. तो अब वो जब रेगुलर स्कूल्स में जाते हैं तो वो उनकी जो किताबें या करिकुलम जो है उसको बहुत जल्दी तो आप कहना चाह रहे हैं कि आम रेगुलर बच्चे के मुकाबले में ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और एजुकेशन में ज़्यादा आगे हैं. डिसिप्लिन भी है, हाफिज भी है, डिसिप्लिन भी ज़्यादा है और फोकस भी ज़्यादा होते हैं. मेरी अपनी फैमिली में मेरा नेफ्यू डॉक्टर है, न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यू जर्सी में, पहले ब्राउन यूनिवर्सिटी में थे, वो उधर पढ़ाते भी थे मेडिकल. तो माशाल्लाह उनके 3 बच्चे हाफिज हैं, तो उन्होंने उनको होम स्कूलिंग के साथ हाफिज किया. और अब नाउ दे आर लाइक A+ ग्रेड जब रेगुलर स्कूल्स में गए हैं. और बहुत ही अच्छा उनका जो मॉडर्न एजुकेशन जिसे कहते हैं उसका फ़र्क पड़ा है. हम इस टॉपिक पे दोबारा आएंगे. 30-35 में कितनी तंजीमें होंगी सोशो पॉलिटिकल? जी, यहाँ हमारे जो है ना, जो मेन जो है, जो बहुत पुरानी है, जो कि 70s में शुरू हुई थी, वो थी पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास, जिसको हम PSNT कहते हैं. उसमें बहुत अच्छे लोगों ने अब तक उसको हेड किया है, उस तंजीम को. और उसके बाकायदा इलेक्शन होते हैं. अंदर थोड़ा सा एक दफ़ा इशू आ गया था कि इलेक्शन टाइम पे नहीं हुए, या जो पहले लोग थे उन्होंने टाइम पे उसको जिसे कहते हैं पीसफुल ट्रांसफ़र होने में उसमें कुछ हर्डल आ गई थी, लेकिन वो बाद में सॉल्व कर लिया गया. और वो हमारे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ज़्यादातर वही हम बिहाइंड है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास की. मगर उसकी मेंबरशिप तो कोई खास नहीं, उसकी मेंबरशिप नहीं है, लेकिन जितनी हमारे इधर लोग हैं उसके हिसाब से ठीक है. वो छोटे मोटे प्रोग्राम वगैरह करवाते रहते हैं, और एम्बेसी जो है उसके साथ, कॉन्सुलेट ह्यूस्टन के साथ कनेक्ट रहते हैं. लोगों के वीज़े के इशू वगैरह होते हैं तो यहाँ आके वो कैंप करते हैं, साल में 3 या 4. मतलब इशू इज्तमाइयत का यहाँ पर भी गैदर नहीं हो सकता. ये तो हमारा इशू चल ही रहा है
तो हर जगह पे इसकी चल वजह रहा क्या है। समझते हैं? जी, इसकी वजह एक तो हमारा जो कुछ डिवीजन है पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, बैक होम से, पाकिस्तान से ही, कि यहाँ भी आ जाए तो वो फिर यहाँ भी आगे ग्रुप बने हुए हैं, ये पीटीआई के हैं, ये नवाज शरीफ के हैं, ये पीपल्स पार्टी के हैं। आप समझते हैं कि हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? हम और आप सब मार्शल लॉ में पैदा हुए, मार्शल लॉ में पढ़े लिखे बड़े हुए, तो फिर यहाँ आ गए, जी, जी। वही माइंड सेट है, तो हम सोशो पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिकल जो नॉर्म्स हैं उनसे वाकिफ भी हैं। जी, उनसे हम इतना वाकिफ ना होंगे, जाहिर आप सही कह रहे हैं कि हम हमारी सारी जनरेशन एक माशाल्लाह में गई है, लेकिन उसके नीचे कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, उन्हीं ही माशाल्लाह वाले जो लोग हैं जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं, उन्हीं के साथ वो काम कर रहे हैं। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कि जिनके सर के ऊपर उन्होंने हाथ नहीं रखा या जिनको उन्होंने डेवलप नहीं किया। ये डेवलप कह लें या कोई भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल करना चाहें, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी भी पाकिस्तान में ये क्लेम नहीं कर सकती कि हम लोगों में से उभर के आए हैं और वो ये तो हमें लेके- इज्तमाहियत ना होना है यार, कोई सोचो कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी नहीं है, जी जी, तो वो मस्जिद ने टेक ओवर कर लिया है सारा मामला। आई एग्री विद और- यू। हाँ जी, तो सिस्टम जो चर्च से दूर रहता जी है जी, हाँ जी, वो यहाँ मस्जिद से डील कर रहा है। जी तो बिल्कुल। हाँ जी। इसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस उन सारे उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मस्जिद में इतनी ज़्यादा एक्टिविटी हमारे यूथ की डैलस में, मेरे बच्चे भी कल रात को, इधर एक इंस्टीट्यूशन है, कलम इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ पे वो रहे हैं सुबह 2-3 बजे तक, कहते हैं जी लेक्चर हो गए हैं। वहाँ पे काफ़ी शॉप बनी हुई है, वी हैंग अराउंड विद ईच अदर द मुस्लिम किड्स, तो एक हिसाब से हम थोड़ा सा कंफर्टेबल भी थे कि बजाय ये डाउनटाउन में क्लब्स में जा रहे हैं रात को ये वो, तो अगर मस्जिद में जा रहे हैं और उधर अपने ही बच्चों से थोड़ा सा सोशलाइज हो रहे हैं जिनका बैकग्राउंड आप कह लें कि पाकिस्तानी है या इस्लामिक है या उन कंट्री से है, तो उससे थोड़ा सा बेहतर ही है कि वो ज़्यादा इधर उधर सोशल होने से, तो वी फील लिटिल कंफर्टेबल। इसे इतने मेन स्ट्रीम इतना बड़ा कल्चर के पाकिस्तान में रह के जब हम उसे फॉलो करते हैं, जी जी, तो जब हम इतने अफ्रेड हैं और इतने स्केयर्ड हैं, तो हमें कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं दी कि हम यहाँ रहें? बिल्कुल नहीं दी। अगर कोई लोगों को ये पसंद नहीं है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप जिस मुल्क में रहना, यू शुड बी वेरी वेरी फेथफुल टू दैट कंट्री। दिस इज योर ब्रेड एंड बटर राइट नाउ। और अपने बच्चों को हमने यहाँ एजुकेशन दी है, और मेरे 4 बच्चे हैं, तो आई हैव नॉट पेड ट्यूशन फीस। आप समझते हैं जब मस्जिद जाते हैं बच्चे, वो बिल्कुल सिरातुल मुस्तकीम पे रहते हैं और मेन स्ट्रीम का जो कल्चर है उससे दूर रहते हैं? अफाक भाई, मैं इतना इससे एग्री नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि मेन स्ट्रीम में भी हैं, लेकिन दे आल्सो लुकिंग फॉर समथिंग एज ए स्पिरिचुअल और डिफरेंट आल्सो, दैट मेन स्ट्रीम में भी हैं। वो बाकी जगहों पे भी जाते हैं, गेम्स में मेरे बच्चे मेरे साथ जाते हैं, मैवरिक्स की गेम पे जाते हैं, हम काउबॉयज़ की गेम पे जाते हैं, सारे उनके टिकट लिए होते हैं, वहाँ जाके भी हम एंजॉय करते हैं। और फिर उसके साथ जो कल्चरल और रिलीजन अटैचमेंट उनकी ये इस्लामिक सेंटर्स के साथ जो होगी। बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं आपके ख्याल में पाकिस्तानी, जी, कितने पाकिस्तानी हैं? जो यहाँ पैदा हुए हैं, तो अगर आप 25,000 हाउस होल्ड ले लें, तो हर हाउस होल्ड में 2-2 बच्चे तो नहीं, वो हैं। बच्चे कितने पाकिस्तानी हैं? वो कितने पाकिस्तानी है, कितने अटैच है पाकिस्तानी। एक्चुअली जो मेरी और आपकी जनरेशन है ना, तो हम तो उनको फोर्स करते हैं या अपनी स्टोरियां सुनाते रहते हैं पाकिस्तान की, या पाकिस्तान को ग्लोरीफाई करते रहते हैं, जो कि मैं अभी भी करता हूँ। लव पाकिस्तान, उसके बगैर मैं तो अपनी शनाख्त नहीं समझता है। बहुत सारे लोग अजीबो गरीब बातें भी पाकिस्तान में करते हैं, जी आज बैंकरप्ट हो जाएगा, कल हो जाएगा, ये तो हो जाना चाहिए था। जितनी भी डर्टी खबरें हैं वो पोस्ट करने में फ़ख्र महसूस करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। एक भी अच्छी खबर आ जाए तो किसी ने पोस्ट कर दी तो उसके ऊपर रिएक्शन यही आएगा, नहीं जी इसने तो तब ये किया था या ये हुआ था, तो ये एक्चुअल खबर नहीं है। जो भी है, जैसे फ्लाइट दोबारा शुरू हो रही है शायद आप न्यूयॉर्क समझते हैं कि एक स्टेटस को में जहाँ 77 साल से हर चीज़ स्टेल हो गई हो, जी, वहाँ कोई अच्छी खबर अब बन सकती है जब पूरा सिस्टम टूटा हुआ हो? सिस्टम अगर पूरा सिस्टम तो किसी हद तक
ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نہیں ہے، سسٹم تو ہمارے بنے ہوئے ہیں. کوئی ایک ایسا ادارہ پاکستان میں جس پر آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ بالکل کام ایسے تو آپ ابھی تک نہیں کہہ سکتے، لیکن پارشلی ادارے کسی حد تک کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سری لنکا نہیں بنے. یا کل آپ نے سوڈان میں دیکھا کہ کسی کرنل نے ادھر گن اٹھائی اور وہ بن گیا ہے. اگر یہ اسٹیٹس کو نہیں ٹوٹا جی تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی ہونے جا رہا ہے؟ یہ شاید ابھی جلدی نہیں شاید ہونے جا رہا ہے. اگر ہم اس کو کچھ بھی، ہاں جی، اگر اس کو بہرحال ہم یہاں آتے ہیں. تھوڑا سا ریئلائز کر لیں تو شاید کیا دیا پاکستان کو ایز اے کمیونٹی، I'm not talking about the individual. جی جی ایز اے کمیونٹی کیا دیا ڈیلس نے یا امریکن پاکستانیوں نے تو ریمیٹنس کے علاوہ؟ ریمیٹنس کے علاوہ ٹو بیک ہوم یو نو سے دیکھیں بہت سارے والنٹیئرس کام کے لیے لوگ واپس جاتے ہیں. بہت سارے ڈاکٹر صاحبان جو ہمارے دوست ہیں وہ جا کے وہاں کلینکس بھی لگاتے ہیں اور رورل ایریا میں جا کے میڈیکل بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح جو بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں پاکستان میں، آپ کینسر ہاسپٹلس وغیرہ دیکھ لیں، شوکت خانم دیکھ لیں، یا کینسر کیئر ہاسپٹل. شوکت خانم تو عمران خان نے دیا ہے، آپ نے، میں نے تو نہیں دیا. آپ نے اور میں نہیں دیا ہے، عمران خان نے تو اس کو لیڈ کیا ہے. جیسے انڈینز نے، ہاں جی چائنیز نے ہاں جی اپنے کنٹری کو جی جی دنیا کا ایک بڑا حصہ بنایا، اکنامکلی، جی فارن پالیسی، ہر اعتبار سے، جی جی کہ آئی ٹی ٹرانسفر کی، ڈیموکریسی ٹرانسفر کی، جی جی ساری چیز اس اینگل سے انہوں نے ایک آئیڈیا، یہ ایک پلیٹ فارم تو پرووائڈ کیا کہ یار یہ ہو سکتا ہے. تو اس کے پیچھے یہ جو فائنینس یا ٹیکنالوجی یا سارا کچھ ہے وہ تو میرا تو اور آپ کا ہے، اس کو ہمیں بھی کریڈٹ کبھی کبھی ملنا چاہیے. جو ڈونرز اجتماعی نہیں، ہاں جی. اکیلے آپ نے کیا ہوگا، جی جی میں نے بھی ہو سکتا ہے کچھ کیا ہو. جی جی انڈیویجلی تو ہم بڑے ہیلپ فل ہیں ایک دوسرے کے لیے، جی جی مگر جہاں کلیکٹیولی بات آتی ہے اس پہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہم ایز اے امریکن پاکستانی کچھ فخر سے پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان میں ہم نے دیا ہے. ہاں، صرف انڈیویجولی آپ کہہ سکتے ہیں. ایز اے آرگنائزیشن یا آرگنائزیشن آن بیسڈ آن امیریکا بیس، جیسے میں ایفیلیٹ ہوں ایک آرگنائزیشن سے جس کو APPAC کہتے ہیں، امریکن پاکستانی پولیٹیکل افیئر کمیٹی. تو ہم 2 دفعہ نیو یارک سے لیجسلیٹرز کو اپنے ساتھ پاکستان لے کے گئے ہیں، اور دے ور ویری اسکیئرڈ فرسٹ ٹائم دے وینٹ. ایون ڈپٹی اسپیکر جو ہے فل ریونس اس لیول پہ، اور منارٹی لیڈر ریپبلکن کے جو تھے وہ بھی ہمارے ساتھ گئے. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یار پاکستان میں پتہ نہیں ان کی بیگمات اور یہ وہ بہت لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ وہاں پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، امریکن پاکستان میں جا رہے ہیں. So next year they wanted to go again and they took their families with them. اور وہاں جا کے ہم نے ایک پروگرام انٹروڈیوس کروایا جو کہ نیشنل لیول پہ آپ کہہ لیں کہ پاکستان میں جو نرسز ہیں ان کو اور ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو کریکولم دیا جائے نیو یارک اسٹیٹ کے لیول کا، اور وہاں سے پھر ان کو ایگزام دلوایا جائے. NC لیکس اسے ایگزام کہتے ہیں، جو کہ اس سے پہلے ان کو باہر دوسرے ملکوں میں جا کے دینا پڑتا تھا. تو وہاں ہم نے سینٹر اپروو کروایا ہے. اب وہاں سے جو نرسز گریجویٹ ہو رہی ہیں وہ وہاں پہ ایگزام دیں گی اور اس لیول کا ہوگا جو کہ ایکسیپٹیبل ہوگا اسٹیٹ آف نیو یارک کو. اور یہ ایک انڈسٹری اگر اس طرح کی شروع ہو جاتی ہے، یہ تو آپ جو پاکستان کی پالیسی ہے کہ نکلو یہاں سے بھاگو، جی جی اس کو فیور کر رہے ہیں. اور میں اس طرح کے 4 اور لوگوں کو جانتا ہوں جو ایگزیکٹلی یہی کام کر رہے ہیں نرسز کے حوالے سے. جی جی ہمارے ہی دوست ہیں. جی جی اور آپ کی APPAC کو میں نے بنتے ہوئے دیکھا ہے. ڈاکٹر اجار میرے مہربان دوستوں میں سے ہیں. جی جی تو میں سارا کچھ ہوا کہ وہ، اور اس سے پہلے بھی میں یہ امریکن پاکستانی پالیٹکس کو سمجھتا ہوں جی جی تھوڑا بہت. جی جی میرا پھر وہی سوال ہے کہ ہم نے کلیکٹیولی جو قوموں کی برادری میں سر اٹھا کے ہم کھڑے ہو سکے وہ کیا دیا؟ ہاں جی، وہ دیکھیں نا، جیسے ایک ٹائم پہ جب میں یہاں کالج میں پڑھتا تھا تو ہمارے ساتھ بہت سارے اسٹوڈنٹ ملیشیا کے، تائیوان کے، چائنیز اور یہ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. انہوں نے ایک پروگرام اس وقت ڈیولپ کیا ہوا تھا کہ ان بچوں کو اسکالرشپ دو اور امریکہ بھیجو، ان کو ادھر پڑھیں جا کے، ٹیکنالوجی سیکھیں، ان کو عقل آئے اور واپس آئیں تو ان کے لیے جابس اویلیبل تھی. اور یہ سارے ملیشین اور سارے تائیوانی سارے واپس چلے گئے اپنے ملکوں میں. اور اب آج ملیشیا اور تائیوان اور ان کی اکانومی دیکھ لیں. اس وقت ہمارے پاس کچھ ایسا پروگرام نہیں تھا. جب ہم آئے تھے
تو کچھ تو ڈاکٹر صاحبان یہ وہ آئے تو یہاں آئے تھے پریکٹس کرنے کے لیے. ہم تو آئے تھے کہ یہاں سے ہم MBA کریں گے, کمپیوٹر سائنس میں ڈگری کریں گے, واپس وہ جاتا ہی نہیں, وہ جاتا ہی نہیں واپس, کیونکہ وہاں پہ ہمیں کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا, unless you belong to some very big family and they already have a job waiting for you and they go back, you know. تو پھر ہم نے ادھر ہی طریقے ڈھونڈے کہ گرین کارڈ کیسے ملنا ہے. مذہب بڑا ہوتا ہے, کلچر بڑا ہوتا ہے. دیکھیں یہ دونوں چیزیں سائڈ پہ آپس میں چلانی پڑتی ہیں. تو ہاں جی, you cannot live without. جی جی, تو آپ کو جواب اگر دینا ہے کہیں جی جی, تو کیا کہیں گے کہ مذہب بڑا ہے, کلچر بڑا ہے؟ I think you have to be mix both of together. You cannot leave one of them, you know. So you have to stick with your faith and of course your culture, which are you teaching to your kids right now کہ بیٹا یہ ہمارا کلچر ہے. خواب کہاں کے دیکھتے ہیں؟ 35 سال ہو گئے, جب سوتے ہیں تو پاکستان کے خواب آتے ہیں, یہاں کے آتے ہیں؟ آنیسٹلی خواب ابھی تک پاکستان کے ہی آتے ہیں. تو آپس میں دوست کبھی بیٹھ رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار ایک دم تمہارا کوئی انگریزی میں دیکھتے ہیں, پنجابی میں سوچتے ابھی بھی پنجابی میں ہیں, خواب بھی پھر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. کبھی بچوں سے پوچھا وہ خواب کس زبان میں دیکھتے ہیں, کہاں؟ وہ تو میرا انگلش میں ہی دیکھتے ہیں. میرے بچے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میرا بیٹا کہہ رہا ہے یار بابا دیکھیں 3 بجے ہمیں آ جاتا ہے عربی پڑھانے والا ہے جی, آپس میں آپ دونوں ہمارے پیرنٹس پنجابی بولتے ہیں, میں اور میری وائف پنجابی بولتے ہیں, پھر آپ کے گھر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ اردو بول رہے ہوتے ہیں. ہمیں آپ نے اردو سکھائی ہے, اور کالج جا کے ہم نے پھر اسکول میں جا کے آپ نے انگلش بولنی ہے. American born confused. Very, very confused. But I'm glad, you know, they are holding it to it, you know, they're learning all those 5 languages. واپس جانے کا خیال آتا ہے؟ واپس جانے کا اب خیال میں سال میں 2 دفعہ جاتا ہوں پاکستان, اور وہاں بھی چھوٹے موٹے بزنسز بھی ہیں, چیریٹی پروگرام بھی ہیں, بہن بھائی بھی ہیں, اور واپس جا کے سیٹل ہونے کا خیال بہت سارے دوستوں کو آیا, وہ گئے بھی تو پھر واپس آ گئے. اور اب چونکہ یہاں آپ کے گرینڈ کڈز اور سارے بچوں کی شادیاں بھی ادھر ہی ہو گئی ہیں, یہ وہ, ٹو لیو دیم الون اینڈ دین. آنے کا فیصلہ کیسا لگتا ہے 35 سال کے بعد, کہ درست فیصلہ تھا یا غلط ہو گیا؟ اس وقت تو جب اب ہم سچویشن دیکھتے ہیں کہ یا میں واپس جاتا ہوں تو جو میرے میجورٹی آف جو میرے فرینڈز ہیں جو میرے ساتھ کالج میں تھے, they are doing they're just surviving, you know. Actually some of them they've been successful, most of them they were surviving. So they are telling me کہ ندیم تم نے اچھا کیا یار, تم اس وقت ادھر سے کالج سے گریجویٹ ہوئے اور فوراً تم چلے. آپ چکوال سے ہیں رائٹ؟ نہیں, میں ایکچولی چکوال میں کافی عرصہ رہا ہوں, پوٹوہار میں, اور میں ہوں میاں چنو ملتان کے نزدیک ایک جگہ ہے. فیض حمید آپ کے کلاس فیل ہو رہے ہیں؟ ہاں, چکوال میں جب میں پڑھتا تھا FSC میں تو میں 2nd ایئر میں تھا, تو فیض حمید صاحب جو ہیں وہ 1st ایئر میں تھے, اور اس کے چکوال کے ساتھ ایک آپ سائیکل پہ بٹھا کے انہیں لے جاتے سائیکل پہ بٹھانے کا وہ یاد نہیں, لیکن ہم NCC اکٹھے کرتے تھے. تو مجھے بھی بڑا شوق تھا فوج میں جانے کا, کیونکہ پوٹوہار کے ایریے میں گرو اپ ہوا, اور پوٹوہار کا جو ایریا ہے وہ جیلم, اٹک, چکوال, پارٹ آف راولپنڈی آپ کہہ لیں, اور تلا گنگ, اور یہ سارا ایریا اس کو پوٹوہار کا ایریا کہا جاتا ہے. کتنی دوستی تھی فیض حمید سے؟ وہ بچپن میں تھی, اس کے بعد پھر انہوں نے 2 دفعہ بلایا ادھر آپارا میں, ڈنر وغیرہ کیا ان کے ساتھ, اور 20 جب ISI چیف تھے. جب ISI چیف ہوئے 1 سال تھا. کیسے تھے بچپن سے؟ ویری اگریسو اینڈ پروفیشنل. جب اگریسو کا ایک واقعہ تھوڑا سا میں سناتا ہوں کہ میں لیڈ کرتا تھا NCC جسے کہتے تھے نا, نیشنل کیڈٹ کورps, جس کے آپ کو 20 نمبر ملتے تھے. مجھے تو وہی 20 نمبر ملے تھے اپنے ایجوکیشنل کیریئر میں. تو میں اس کو لیڈ کرتا تھا, تو بڑا ایسے سینہ تان کے اور بڑا اسٹف ہو کے اپنی باڈی کو. تو وہ جو میجر صاحب مجھے بڑا پسند کرتے تھے. تو جیسے ہی فیض حمید صاحب آئے ادھر مارچ کرنے کے لیے, تو ان کا اور میرا کائنڈ آف کمپٹیشن ہو گیا, اور ہی ایون اسٹارٹ ڈوئنگ مے بی بیٹر جاب, اور مے بی ہیو مور social connection with Major Saab, you know. So Major Saab kind of hired me and put him to lead to the front, you know. So then I was even 1 year senior, was doing more marches than him, you know.
So then he was leading that NCC. And then we lost, he went to the Kakul and I went somewhere else, but then, झगड़ालू थे, नरम थे, मुझे काया थे, मतलब डिप्लोमेट थे. उस वक्त मुझे इतना याद नहीं, but I know that he was a diplomat and he involved in the different issues, जो फैमिली बैकग्राउंड बहुत अमीर कहते हैं वो. नहीं, बहुत ही उनका मीडियम फैमिली बैकग्राउंड था. वो बस के ऊपर बैठ के ये लोग सारे आते थे स्टूडेंट, तो हम जरा शहर में रहते थे चकवाल में, तो जब ये उतरते थे तो सारी बहुत मिट्टी शिट्टी इनके कपड़ों के ऊपर होती थी, तो हम काफ़ी मजाक उड़ाते थे, लेकिन दोस्त भी थे आपस में, तो इस तरह चलता रहता था. हाँ, तो फिर उसके बाद क्या फ्यूचर देखते हैं अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी का? अमेरिकन पाकिस्तान कम्युनिटी का फ्यूचर अमेरिका में, मेरा तो ख्याल है कि बहुत सारे इशू हैं. अभी हमें एक लीडरशिप जो है हर स्टेट में चाहिए, फिर नेशनल लेवल के ऊपर कुछ ऑर्गेनाइजेशन हमारी बन जाएं, तो वी कैन गेट इनटू द मेन स्ट्रीम. शुरुआत है, किसी ने कहीं से शुरू करना है, तो अभी हम शुरू पास कर नहीं पा रहे. 60 साल कम होते हैं? कम नहीं होते, लेकिन अभी जो है ना, अब जो हमारे बच्चे हैं ना, जैसे मेरा बेटा लॉ स्कूल कर रहा है, आपकी बेटी जो है वो डॉक्टर बन रही है. ये बच्चे तो पाकिस्तानी नहीं है. हाँ, पाकिस्तानी नहीं तो है, तो हम जबरदस्ती उन्हें बनाना चाहें तो एक अलग बात है. लेकिन मेरे ख्याल है कई बच्चों को भी शौक है कि हमारे आपके जाने के बाद they want to stick the parents in there. हमारे आपके जाने के बाद ये एज एक पाकिस्तानी कम्युनिटी रहेगी. हमारे और आपके जाने के बाद हम जनरेशन अगर स्ट्रगल करके थोड़ा सा इनके लिए कुछ कर जाएंगे तो शायद. अभी तक किया कुछ? अभी तक इंडिविजुअली तो लोग अपनी फैमिलीज के साथ उनको वापस पाकिस्तान भी लेके जाते हैं, उनके साथ बैठ के नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, या उनके साथ. मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ जी. कल्चर में हाँ जी होमलैंड. हाँ जी, हाँ, पाकिस्तान होमलैंड की ये है जी, मगर एक बैकग्राउंड के लिए फोर फादर ये थे, हमारा बाप ये था, माँ ये थी, वहां से आए थे, तो कितने अटैच रहेंगे? वो स्टोरीज हमको उनको सुनाते हैं, और अपने ग्रैंडफादर की और ग्रैंडफादर की, और जब हम इंडिया में थे 47 में यहाँ आए तो कैसे आए. दे हैव सम सिंपैथी एंड देन दे ट्राई टू लर्न आल्सो. आई वाज सरप्राइज्ड दैट I was talking about 1947. That's how my family walked from Jalandhar to Punjab on this area, and my son already had read the whole thing. One of the biggest migration in the history of the world. तो उसने मुझे जो मुझे नहीं पता था उसने काफी सारा बताया मुझे. क्या अगर कोई आपसे पूछे एज ए पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या अचीव किया और क्या लॉस किया तो क्या कहेंगे? लॉस तो हमने यही है कि जैसे आप वही सोशल, आप जो कह रहे हैं मजहब को आप अलग रखें, सोशल फैब्रिक्स में उसको हम उस तरीके से नहीं लेके आए जिस तरह बाकी कम्युनिटीज लेके आती हैं. आप कोई भी आप देख लें, जैसे सिख देख लें, वो पंजाबी जरूर सिखाएंगे. आप सिंधी फैमिलीज में देख लें, सब बच्चों को सिंधी आती है, जो एटलीस्ट मेरे जानने वाले हैं. इसी तरह पठान जो हैं, पंजाबियों में ये इशू रहा है कि जो पंजाब से हैं वो हम उनको ज़्यादा पंजाबी नहीं सिखा सके, उर्दू ज़रूर सिखाई है. जब कम्युनिटी कोई कहता है आपसे कि पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या है, तो उसमें किसको आप देखते हैं, कौन कौन है पाकिस्तानी कम्युनिटी, क्या है आपके नजदीक? पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो हमारे बच्चे जो हैं उनको भी नहीं. हाँ 4 सूबे हैं जी 5 कौमियतें कहलाती हैं जी उर्दू स्पीकिंग एज ए महाजर अपने तौर पे. जी तो जब यहाँ कौमी सतह की तकरीबात होती हैं जी तो उसमें ये सारे लोग नजर आते हैं. तो इसी में हमारा कॉन्फ्लिक्ट है कि बाज़ दफ़ा पंजाबियों के अलग प्रोग्राम हो रहे होते हैं, सिंधियों के अलग प्रोग्राम होते हैं. ये सिंधी कौमी त्यौहार मनाते हैं यहाँ, उनको कभी देखा आपने कि 14 अगस्त और उन्होंने कोई अलग से फंक्शन किया हो, या आपके साथ आए हो, या उन्होंने 23 मार्च का अलग से कोई फंक्शन किया हो, या आपके साथ आए हो? नहीं, 23 मार्च और 14 अगस्त में एटलीस्ट डैलस में तो आते हैं हमारे साथ. कितने %? अब परसेंटेज उनकी शायद बहुत बड़ी ना होगा, लेकिन कुछ जो प्रोमिनेंट लोग हैं इधर, कम्युनिटी लीडर हमें समझते हैं. तो अगर कहीं 400 पाकिस्तानी जमा होते हो जी कौमी नाम पर, जी कोई सियासी जलसा, कोई समाजी जलसा, कोई कौमी त्योहार, जी तो उसमें 400 में आप किसको कितना देखते हैं साइज वाइज?
400 में मैं मतलब 50% तो मैं पंजाब वाली साइड पे देखता हूँ, तो बाकी 50% आप वैसे भी पॉपुलेशन से देखें। आपको वहाँ सिंधी बलोची नजर आते हैं? बलोची तो खैर बहुत कम नजर आते हैं, वो ज्यादा है भी नहीं है यहाँ पे, उनकी वैसे ही पॉपुलेशन पूरे बलूचिस्तान की जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं। वो कभी भी आज तक किसी, आप पहले आदमी हैं, आप जो कह रहे हैं कि आपने देखा है, हो सकता है देखा हो, मगर मुझे 42 साल तो जर्नलिज्म करते हुए हो गए यहाँ, सॉरी 36 ईयर, मैंने कभी नहीं देखा। किसी भी 400 में शायद 4 ही आते हो। नहीं, बलोची जो है वो तो खैर बहुत ही कम है जो कि मेन स्ट्रीम किसी उसमें आते हो। उसके बाद सिंधी आते हैं, और उनके जो प्रोग्राम होते हैं सिंधी का अजरक और डे जो होता है, उसमें हम जरूर जाते हैं और हमें वो बुलाते हैं। ना होने के बराबर अपने फंक्शन में भी वो बुलाते हैं। जी जी, आप जैसे कोई अजीज दोस्त हुआ तो किसी को बुला लिया जी, उनको और कुछ और दोस्तों को हम चले जाते हैं। लेकिन बात हुआ ये होता है कि फिर उन्होंने एक अपनी लैंग्वेज वहाँ। इस सिचुएशन में आप देखते हैं कि कोई कलेक्टिवली काम हो सकता है? कलेक्टिवली काम बिल्कुल हो सकता है, जो कि अभी हो नहीं रहा। और वो कौन करेगा, कब करेगा? हम में से और आप में से कोई ना कोई करेगा, और उसके ऊपर काफी सारी थॉट्स जो कहीं थॉट है कि कलेक्टिवली कहीं पहले जो लीडरशिप कहलाती है जैसी भी है, वो कहीं बैठे जमा हो और किसी मिनिमम एजेंडे पे कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स या अमेरिका की पॉलिटिक्स को एक तरफ रखकर कम्युनिटी इश्यूज पर बात करे? कलेक्टिवली तो ऑनेस्टली फाक भाई आप सही कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन हम छोटी छोटी बैठकें जैसे कह सकते हैं, नशिस्त या मीटिंग्स जो हैं, इधर मेरे ऑफिस में भी पिछले दिनों मैंने बुलाया हुआ था, तो 20 लोग थे, उसमें सिंधी भी थे, पंजाबी भी थे, और हमने कहा कि थिंक टैंक सा बनाए, बैठ के बात करें पाकिस्तान की क्या हालात हो रहे हैं, कैसे डेमोक्रेसी की तरफ हम वापस जा सकते हैं। तो हम यहाँ करते रहते हैं तकरीबन 1-2 महीने में, 6 वीक्स में यहीं बैठ के 15-20 लोग, और उसी को हम सोच रहे हैं कि इसको इनलार्ज किया। आपकी अपनी एपी पैक में डैलस में कितने लोग हैं? डैलस में मेरे जो एग्जेक्टिव जिसे कहते हैं हम, डायरेक्टर्स जो होते हैं, हम 6 हैं। उसके अलावा अबाउट 20-25 जो मेंबर हैं। तो जिसके बाद हम जो प्रोग्राम करते हैं, जैसे किसी पॉलिटिशियन को, लोकल को बुलाते हैं, तो उसमें फिर 400-500 लोग तक आते हैं और वो बात सुनते हैं। हमारा जो एजेंडा है या हमारा गोल वो ये है कि हम अपने बच्चों को लोकल पॉलिटिक्स में लेके आएँ, और अगर कोई रन कर रहा है पाकिस्तानी डिसेंट का, स्पेशली जैसे यहाँ बुजानी साहब ने रन किया है, तो हमारे बच्चे और we were behind him, you know. वो भी बॉर्न पाकिस्तानी है? जी, वो बॉर्न पाकिस्तानी है, बहुत छोटा था जब यहाँ पे आ गए थे। और कोई कौंसलमैन वगैरह है पाकिस्तानी अमेरिकन? जी, पाकिस्तानी अमेरिकन कौंसलमैन अभी यहाँ पे नहीं है। बुजानी थे पहले कौंसलमैन, फिर बाद में वो स्टेट में चले गए। तो फिर कम्युनिटी बोर्ड में है? कम्युनिटी बोर्ड में है हमारे, कुछ फ्रिस्को में है, कमेटीज के ऊपर है। एजुकेशन बोर्ड में? एजुकेशन बोर्ड में कोई मुझे याद नहीं आ रहा कि है, लेकिन हमने कुछ फील नहीं होता कि जूइश हों, इंडियंस हों, इवन बंगाली हों, उनके बड़े बड़े कम्युनिटी सेंटर हैं, लाइब्रेरीज, और ये आपका पूरे अमेरिका में कोई एक कम्युनिटी सेंटर नहीं? बहुत ज़्यादा फील होता है कि कम्युनिटी सेंटर बनना चाहिए। जैसे ये PSNG ने यहाँ कायदे आज़म हाउस बनाने की कोशिश की थी, उसके फंड भी मेरे ख्याल इकट्ठे कर लिए, किसी वक्त भी शायद वो शुरू हो जाएगा। इसी तरह न्यूयॉर्क में भी शायद है कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी हाउस ऐसा बनाया। तो बहुत ज़्यादा फील होता है कि हम इतना बिहाइंड हैं बाकी नेशन से। अगर आप ज्यूइश को ले लें तो पॉपुलेशन लें, तो उनकी पॉपुलेशन तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन तो वही उस पर मैं वापस आ रहा हूँ कि उन्होंने फिर अपने बच्चों को लॉ स्कूल में भेजा, मेडिकल स्कूल्स में भेजा, और अब मैं और आप, एटलीस्ट माई सेल्फ, यू नो, वी हैव डन ऑल काइंड ऑफ जॉब, यू नो। हम इमिग्रेशन की स्ट्रगल करते रहे, लैंग्वेज बैरियर था, इंग्लिश नहीं आती थी, उर्दू मीडियम स्कूलों से, बल्कि मैं तो पंजाबी मीडियम स्कूलों से आया, और फिर देन वी स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश हियर। फिर इमिग्रेशन का इशू था, यार ग्रीन कार्ड कैसे होगा, H1 कैसे होगा, सिटीजनशिप कैसे होगी। लेकिन अब आप देखें कि ये थोड़ा सा अब स्मूथ हो गया और थोड़ा सा ईजी भी हो गया है कि अब जो हमारे बच्चे हैं, सो दे नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग। ऑनेस्टली आई वाज स्केयर्ड टू। हाईली एजुकेटेड हैं, हाँ जी, मेकिंग गुड मनी, जी जी, मगर एक तरबियत होती है ना। जी जी,
جو ہماری نہیں جی. تھی تو ہم نے بھی نہیں دی. تو ان کو تربیت ہمیں اب دینے کا ہمارا فرض ہے نا کہ ہم ان کو آپ تربیت سمجھتے ہیں کہ جس ایج میں بچے ہیں جو 20 سے بھی کراس کر گئے ہیں, میرڈ ہیں, ان کے اپنے بچے ہیں, جی. وہ بیسک ایجوکیشن, بیسک تربیت ٹریننگ ہم دے سکتے ہیں. if we have incentive for them کہ آپ کے لیے ایز اے ایون منارٹی پیرنٹس ہیں آپ کے, ان کے ساتھ اٹیچ رہ کے, تو یو گائز کین ڈو بگ یو نو, تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اڈاپٹ کر رہے ہیں. اگر ان کو صحیح بیسک ٹریننگ دی جائے تو ہمارے جو بچے اب لائر اور فزیشین اور سارے جو بن رہے ہیں وہ امریکن پالیٹکس میں آ سکتے ہیں. تو جوش نے بھی تو دی نا, انڈین نے بھی تو دی نا, ان کا کلچر کوئی ہم سے ڈفرینٹ تو نہیں تو آتے ہی انہوں نے اپنے کمیونٹی سینٹر بنانے شروع کیے. ایگزیکٹلی, تو ہمیں کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا پڑے گا. آج بھی ہم یہ فیصلہ کر لیں, ہم دونوں ہی ایٹ لیسٹ فیصلہ کر لیں کہ یار کہیں بھی کوئی یہ آواز اٹھائے گا تو میں آئی ول ٹیک اے فلائٹ اینڈ گو دیئر اینڈ پٹ مائی $100 چیک دیئر اینڈ دین میٹ دا پیپل اراؤنڈ. ریپبلکن کو سپورٹ کرتے ہیں ڈیموکریٹ کو؟ میں ایکچولی ڈیموکریٹ تھا, پھر ریپبلکن کو بھی سپورٹ کیا. تو اب جو سچویشن ہو رہی ہے ریپبلکن کہ بہت زیادہ ہی چینج ہو گیا ہے سارا سلسلہ. ریپبلکن بجائے اس کے کہ لوگوں کے درمیان بریجز بنے تو وہ سارے بریجز کو بلو اپ کر رہے ہیں, اور ناٹ ایون ود ان دا کنٹری. آئی جسٹ کیم بیک فرام یورپ یو نو, سو آئی واز ایٹ ون آف دا ریسٹورینٹ, سب گوروں کا ریسٹورینٹ تھا بٹ رن بائی مائی فرینڈ یو نو. So I was talking to them, everybody just talking negative about America right now, you know, even you see in Canada, you know, so what is going on there. تو جب پیسے چھین لیے جائیں گے جو مفت میں ان کو ملتے تھے وہ تو نگیٹو ہی بات کریں گے. ہاں وہ تو آئے گا, لیکن وہ سب لوگ تو ویلفیئر کے اوپر نہیں تھے جن کی ویلفیئر واپس نہیں لیں گے. کینیڈا کو اگر $100 بلین کی سبسڈی مل رہی ہو, جی جی, کوئی ریزن نہیں. نیٹو کو خطرہ جو رشیا سے خطرہ یورپ کو ہے, پال امریکہ رہا ہے, بھائی یورپ دے نا پیسہ, یہ تو صحیح ہے. تو وہ برا کہتے ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ایک آپ دنیا میں ایک اپنے آپ کو ماچو مین بھی تو کہنا چاہ رہے تھے. وہ تو کہتا ہے نا ہم نے ماچو مین نہیں کہلانا. وہ تو کہتا ہے نا ہم نے ماچو مین نہیں کہلانا, ہم نے اپنے لوگوں کو دیکھنا ہے. آج کی مہنگائی ہو گئی, وہ ٹھیک ہے اگر آپ نے نہیں کہلانا اور آپ یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے ورلڈ لیڈر یو نو. تو جب ورلڈ لیڈر یا کچھ کرتے ہیں تو آپ پاکستان میں بھی دیکھ لیں, چھوٹے چھوٹے لیول کے اوپر لوگ وہ شام کو آپ کو چائے پلا رہے ہوتے ہیں اپنی لیڈرشپ کے لیے تاکہ لوگ میری بات کریں اور میری رسپیکٹ کریں. تو پھر اگر اچھا آپ کے خیال میں یہ بڑا عجیب نہیں جو ساؤتھ ایشیا کے مسلمان ہیں ہمیشہ ویو کے خلاف جاتے ہیں کہ رہتے ریپبلکن اسٹیٹ میں مگر ڈیموکریٹ ہیں, تو یہ سب کچھ ہمارے نقصان میں نہیں جاتا؟ نہیں, ہمارے تو زیادہ تر ادھر ریپبلکن تھے, ابھی بھی ہیں ریپبلکن. اسٹیٹ آف ٹیکسس میں بہت سارے لوگ ریپبلکن ہی ہیں, وچ از اے گریٹ پارٹی ہے نا, کوئی ایسا نہیں ہے. بعض دفعہ کچھ لیڈرشپ کے ساتھ, کیونکہ ہماری تو ریپبلکن کے ساتھ جو ہیں زیادہ کامنلٹی ہے, جیسے ابارشن کے اوپر ہے, فیملی سسٹم کے اوپر ہے. میں ادھر گیمبلنگ کے لیے ابھی ووٹنگ ہو رہی تھی سٹی آف ارونگ میں, تو وی ورک ود دا کرسچین کمیونٹی دیٹ ارونگ سٹی شوڈ ناٹ ہیو کسینو یو نو. So we work with them, you know. تو ہمارے کامن جو ہے وہ ریپبلکن کے ساتھ ہی جاتے تھے. If you go back home with پاکستان تو ریپبلکن کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ اچھے رہے اور صحیح رہا ہے. پاکستان میں خان کو یقیناً سپورٹ کرتے ہوں گے آپ؟ جی, ہم سب کو سپورٹ کرتے ہیں جو بھی ہو کے چل رہا ہے. خان صاحب بھی بہت اچھے لیڈر ہیں, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے اور باقی لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے جو کہ پاکستان کے لیے کچھ کر سکے. تو اس آپ کا بہت زیادہ شکریہ بھائی, آپ نے ٹائم دیا, ریئلی اپریشیٹ دیٹ. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو, کوئی میسج دینا, تھینک یو ویری مچ افاق بھائی, تھینک یو ویری مچ فار اگین. تو میں اب آپ کا انٹرویو کرنا چاہ رہا ہوں جس میں آپ کا زبردست قسم کا انٹرو ہوگا. آپ کا تو آدھے گھنٹے کا انٹرو ہوگا. یو آر اے لیجنڈ اینڈ یو ڈوئنگ سو مچ فار دا کمیونٹی. تھینک یو ویری مچ.